हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएन क्लासेस एंड स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी लंबे समय के बाद हम यूट्यूब चैनल पर वीडियो लेकर आ पाए हैं। लास्ट फ्यू मंथ से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। दैट इज़ वाई मैं आपके लिए जो लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं वो नहीं ला पाया। और लास्ट के 4 चैप्टर्स इंडियन पॉलिटिक्स में हमारे लेफ्ट हैं, जिसमें चैप्टर 5 हम आज आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको चैप्टर 5 वन शॉट एक्सप्लेनेशन इसी सिंगल पार्ट में ओवरऑल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करा दिया जाएगा। तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चैप्टर 5 हम आपके लिए लेकर आ गए हैं, दैट इज चैलेंजेस टू एंड रीस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। राइट। तो थोड़ा सा ना आपने मेरी एक बात पर ध्यान देना है, मतलब कि आपने एक चीज माइंड में रखनी है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। सर वो कौन सी चीज है? देखो भाई, सबसे पहली बात यहां पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए चैप्टर 5 स्टार्ट करने से पहले। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली बुक का चैप्टर 5 स्टार्ट करने से पहले वो एक चीज आपको पता होनी चाहिए। देखिए, चैप्टर 1, 2, 3 ये कंट्री का इंटरनल चैलेंजेस था। जब हम बुक 2 स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर 1, 2, 3 हमें क्लियर करने पड़ते हैं। राइट। अब इन तीनों चैप्टर में एज यू ऑल नो, वैसे तो सबको पता है, इंटरनल चैलेंजेस को बहुत अच्छे से क्लियर करते हो। लाइक फर्स्ट 3 चैलेंजेस सिंगल पेयर में। अब ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में आप हमारी प्लेलिस्ट हमारे एसी चैनल पर जाओ। चैप्टर 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी हम बहुत पहले अपडेट कर चुके हैं, अच्छे से सुन लो। राइट। अगर आगे चलूं तो चैप्टर 4 तो जो हमारा इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन वाला होता है, सिंगल पेयर का चैप्टर, जिसे हम एक्सटर्नल चैलेंजेस कहते हैं। मेरी राइटिंग में मत जाना, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, लेकिन मेरे समझाने के तरीके पर जाना कि मैं आपको जो नॉलेज देना चाहता हूं काफी डीप में, और सारी इंफॉर्मेशन। भाई आप घबराओ मत इंडियन पॉलिटिक्स से। अगर आपने मेरी इन बातों का ध्यान रखा ना तो जनवरी के मंथ में इंडियन पॉलिटिक्स आपकी फेवरेट हो रही होगी, जो 90% बच्चों के लिए ट्रॉमा, मतलब टेंशन क्रिएट कर रही होती है, हर साल का है। राइट। तो मेरी इस बात पर जाना बस। भाई देखो, राइटिंग पर मत जाना, मैं बार बार आई अगेन रिपीटेड। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली बुक में ओवरऑल 8 चैप्टर्स आप पढ़ते हो, जिसमें से 4 चैप्टर इंटरनल चैलेंज और एक्सटर्नल चैलेंज में आते हैं। राइट। अब कौन सा चैप्टर आया? चैप्टर 5। तो ज्यादा डिटेल में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वैसे ही एक पार्ट 1 शॉर्ट एक्सप्लेनेशन का है। हमें ऑलरेडी अभी मतलब हमें इसके बाद पूरा चैप्टर खत्म करना है। तो बस मुझे एक चीज आपको समझानी थी कि चैप्टर 1, 2, 3 लाइक इंटरनल चैलेंजेस ऑफ इंडिया, चैप्टर 4 लाइक एक्सटर्नल चैलेंज इंडिया। सिंपल। अब हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम चैलेंजेस। भाई देखो, चैलेंजेस अभी भी है, लेकिन टॉपिक शिफ्ट हो जाएगा, टॉपिक आ जाएगा आप कांग्रेस सिस्टम पे। राइट। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए इस चैप्टर का नाम क्या है, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। तो इस चैप्टर में बहुत टेंशन होती है बच्चों को। भाई बहुत टेंशन ले रहे होते हैं बच्चे, कैसे होगा, अरे सिंडिकेट वाला पहले करें, मुरारजी देसाई क्या कौन थे, उन्होंने ये क्या, मतलब मतलब बच्चे टेंशन ले रहे होते हैं इस चैप्टर को लेके कि चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन पहले पढ़े, जबकि वो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, या सिंडिकेट ग्रुप वाला पहले पढ़े, या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पहले क्लियर करें, या रिस्टोरेशन पहले क्लियर करें। राइट। तो भाई सबसे पहली चीज, जब हमने ह्यूमैनिटीज प्रो सीरीज स्टार्ट करी थी, स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि जब तक आप पेयर नहीं बनाएंगे, पेयर जोड़ा, कपल, लड़का लड़की का नहीं, चैप्टर का, राइट, तब तक कोई चीज समझ नहीं आएगी कि क्या चल रहा है। और हाँ, अगर आपने पेयर बना लिया और आपने मेरी बात को ध्यान से सुन लिया, भाई हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से, वीडियो जब ही ऑन करें जब लास्ट तक देखें।
क्योंकि पूरी वीडियो में चैप्टर 5 की टेंशन खत्म कर दूंगा। और भाई देखो, सिर्फ बोल नहीं रहा, लास्ट तक देखना, अपने आप आपको दिख जाएगा, राइट। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए सिर्फ चैप्टर की स्टार्टिंग हमने करनी है। तो चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम हमारे चैप्टर का नाम है। तो ओवरऑल हमें इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक कवर करने हैं, राइट। फर्स्ट टॉपिक में हम समझेंगे चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन, सेकंड टॉपिक में हम समझेंगे फोर्थ जनरल इलेक्शन, थर्ड टॉपिक में हम समझेंगे स्प्लिट इन दी कांग्रेस, फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक में हम समझेंगे रिस्टोरेशन। इसी पार्ट में समझेंगे, इसी पार्ट में, कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, इतनी टेंशन मत लेना, विश्वास रखो, अभी तक रखते आए हो। और इसी चैनल पे अब आपके लिए मैं धीरे धीरे, भाई अब मैं थोड़ा फिट हुआ हूँ, मैंने अभी पहले बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए मैं लेट हो गया चैप्टर 5 लाने में। बहुत जल्द इस बुक को खत्म करेंगे, बहुत जल्द गाइस, राइट। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। श्री गणेशाय नमः करते हैं। हे प्रभु सबका ध्यान रखना, हमारे बच्चों का। चलिए, challenges of political succession is the first topic of this chapter। टॉपिक का क्या नाम है? चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। पॉलिटिकल सक्सेशन को लेके चैलेंजेस कब आते हैं? या तो गवर्नमेंट के हेड की डेथ हो जाए, या फिर ऐसा लीडर जिससे गवर्नमेंट चल रही होती है उसकी डेथ हो जाए। तो दिखती बात है पॉलिटिकल सक्सेशन को लेके चैलेंज आएंगे, यही कुछ हुआ था, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पास्ड अवे इन मई 1964। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी मई 1964 में। अब जब प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, करंट प्राइम मिनिस्टर की, उस टाइम पे, तो ऑफ कोर्स पॉलिटिकल सक्सेशन को लेकर चैलेंज आएंगे, तमाम तरह के क्वेश्चन अराइज होंगे। पॉलिटिक्स आगे कौन सक्सीड करेगा? एक तो इतना बड़ा देश और इतनी ज्यादा गरीबी, तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व करेगा, राइट। So this had generated the question of succession after Nehru। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था गाइस, ध्यान से समझना, नेहरू जी के बाद पॉलिटिकल सक्सेशन कौन करेगा? एक क्वेश्चन मार्क था बहुत बड़ा, और इसीलिए चैलेंजेस आए पॉलिटिकल सक्सेशन को लेकर। आई होप आप समझ पा रहे हो, राइट। So there were doubts if the new leadership would be able to handle the multiple crises such as poverty, inequality, communal and regional divisions, etc. राइट। एक डाउट था कि नई लीडरशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो क्राइसिस है, जो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है एग्जिस्ट, उसको रिजॉल्व करने में एबल हो पाएगी। लेट्स से अगर भगवान ना करे मुझे कुछ हो, अगर कुछ हो जाए, तो भाई देखो, मेरे से अच्छा पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाले बहुत हैं, लेकिन बस बात वही है कि दिक्कत तो आती है हमारे प्यारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स या फिर जो भी ऑनलाइन में है, राइट, उन सबके लिए, राइट। तो भाई देखो, कंट्री के साथ भी ऐसा 1964 में हुआ, जब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई, उसके बाद पॉलिटिकल सक्सेशन को लेकर चैलेंज आ गया, राइट। ऑलरेडी ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही थी हमारे कंट्री में, तो नई लीडरशिप पे डाउट्स था कि कैसे वो इन चीज पे हैंडल करेंगे, राइट। The 1960s were called as the dangerous decade due to these reasons। ऑल्सो 1960s के पीरियड को हम डेंजरस डिकेड भी कहते हैं, इन कारण की वजह से, इन रीजंस की वजह से। क्या रीजंस है? वेदर इंडियाज डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट विल सर्वाइव आफ्टर नेहरू, राइट। भाई कैसे सर्वाइव करेगा नेहरू के बाद इंडिया पॉलिटिकल सक्सेशन को लेके? इट वाज फियर्ड, ये भी डर था that like so many other newly independent countries, India too would not be able to manage democratic succession। एक डर ये भी था कि इंडिया कैसे डेमोक्रेटिक सक्सेशन करेगा, भाई कैसे मैनेज करेगा? would not be able to manage a democratic succession। Is that clear? Right? It was also feared, एक और डर था भाई, that it could lead to a political role of the company। कौन लीड करेगा पॉलिटिकल रोल प्ले? कौन करेगा पॉलिटिकल रोल ऑफ द कंपनी? ये सारी भूमिकाएं कौन निभाएगा? नेहरू जी तो चले गए, कौन करेगा? किसी के जाने से किसी का काम नहीं रुकता, ये आप ध्यान रखना भाई।
वही बात है कि उस टाइम के लिए ये चैलेंज था, लेकिन हाँ पॉलिटिक्स सक्सेस होगी। टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, होगी, जरूर होगी। तो भाई चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन को लेके ये सारे बड़े बड़े चैलेंजेस थे। नेहरू जी के बाद बड़े बड़े क्वेश्चन अराइज हो रहे थे, कैसे हैंडल होंगी सारी चीज, कैसे डेमोक्रेटिक सक्सेशन होगा एंड ऑल, राइट। तो अब देखो भाई, नेहरू जी के बाद कौन आते हैं? टन 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 टन, शास्त्री जी, जिनका पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री जी था, राइट। When Nehru passed away, K. Kamaraj, the president of the Congress party, consulted party leaders and Congress members of parliament and found that there was consensus in favor of लाल बहादुर शास्त्री। जब नेहरू जी की डेथ होती है तो के कामराज जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं। यस, के कामराज जी कांग्रेस के लीडरशिप और उसके के कामराज जी अपने कांग्रेस के एमपीज के साथ और कांग्रेस के मेंबर्स के साथ मिलकर कंसल्ट करते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए, राइट। शास्त्री वाज अ नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर। शास्त्री जी जो थे नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर थे, फ्रॉम उत्तर प्रदेश से, हु हैड बीन अ मिनिस्टर इन नेहरूज कैबिनेट फॉर मैनी इयर्स। नेहरू जी की कैबिनेट में कई साल इन्होंने बिताए थे, राइट। He was known for his simplicity and his commitment to principles. इनको इस नाम से भी जाना जाता था। कई लोगों की ईमानदारी होती है कि उनकी ईमानदारी के नाम से भी जाना जाता है, राइट। ये कुछ रूल्स को लेके काफी मतलब काफी मतलब ईमानदार थे, ऑनेस्ट थे, लेट से। इस टाइम पर ये रेलवे मिनिस्टर थे और इनके रेलवे मिनिस्टरशिप में रेलवे इंसिडेंट भी हुआ था और इन्होंने अपने आप पे ब्लेम भी लिया था कि भाई देखो मेरी ही मैनेजमेंट में कहीं कमी रही होगी, तो मैं अपना पोस्ट रिजाइन करना चाहता हूँ, राइट। Earlier he had resigned from the position of railway minister accepting moral responsibility for a major railway accident, राइट। रेलवे एक्सीडेंट क्यों हुआ? शास्त्री जी कह रहे हैं मेरे मिनिस्टर होते हुए ये एक्सीडेंट हुआ है तो मेरी ही कहीं ना कहीं गलती रही होगी, इसलिए मैं अपने रेलवे मिनिस्टर की पोस्ट को रिजाइन करना चाहता हूं। तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल जिम्मेदारी समझ रहे हैं। आज तक कोई नेता ऐसा नहीं मिलेगा आपको भाई, इतना ईमानदार नेता। तो क्यों नहीं बनने चाहिए ये भाई प्राइम मिनिस्टर? तालियां बजाएंगे, बिल्कुल बनने चाहिए भाई, बिल्कुल। ईमानदारी बहुत बड़ा शब्द है, राइट। आज के टाइम पे जो नहीं है लगभग लोगों के पास, राइट। तो शास्त्री वाज द कंट्री प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 64 टू 66। शास्त्री जी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर 64 से 66 तक थे, राइट। ड्यूरिंग शास्त्री ब्रीफ प्राइम मिनिस्टरशिप द कंट्री फेस टू मेजर चैलेंजेस। शास्त्री जी के ब्रीफ प्राइम मिनिस्टरशिप के टाइम पे, एक छोटे कार्यकाल में, शास्त्री जी ने टू मेजर चैलेंजेस फेस करे, राइट। While India was still recovering from the economic implication of the war with China, failed monsoon, drought, and serious food crisis presented a grave challenge. भाई दो चैलेंज कौन से थे? एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस, राइट। इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या था? एग्रीकल्चरल फूड ग्रेन्स में डिक्लाइन, मॉनसून फेल हो जाना, ड्राफ्ट, लैंड सूख जाना, इस तरीके से, राइट। पहला चैलेंज ये था। दूसरा चैलेंज क्या था? चाइना के साथ वॉर हो रही थी तो उसमें हमारे सारे वेपन्स रिसोर्सेस लग रहे थे, तो इकोनॉमी थोड़ी डाउन जा रही थी। पाकिस्तान के साथ भी वॉर हो रही थी। तो दो मतलब चैलेंज शास्त्री जी ने अपने प्राइम मिनिस्टरशिप पे फेस करे थे, राइट। इसके बाद शास्त्री प्राइम मिनिस्टरशिप केम टू एन एब्रप्ट एंड ऑन 10th of January 1966 when he suddenly expired in Tashkent, राइट। शास्त्री जी ताशकेंत गए थे एग्रीमेंट साइन कराने इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर रुक सके, उस चीज का ये ताशकेंत एग्रीमेंट था। और ताशकेंत एग्रीमेंट का सोवियत यूनियन यूएसएसआर ब्रोकर था, राइट। देन इन यूएसएसआर एंड करेंटली द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के अंदर मतलब ताशकेंत नाम से एक जगह है जो कि उज्बेकिस्तान की कैपिटल है, वहीं शास्त्री जी गए एग्रीमेंट मतलब साइन कराने इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो वॉर चल रही थी वो एंड हो सके, और वहीं उनकी डेथ हो जाती है। He was there to discuss and sign an agreement with मोहम्मद अयूब खान, जो कि मिलिट्री रूलर वन थे पाकिस्तान के, द देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, टू एंड दी वॉर, ताकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर एंड हो सके। ताशकेंत एग्रीमेंट कई बार क्वेश्चन आ जाता है, किस चीज को लेके बेस्ड था? वॉर एंड करने को लेके, राइट, इंडिया और पाकिस्तान, सिंपल। और ताशकेंत एग्रीमेंट को लाल बहादुर शास्त्री जी और अयूब खान के बीच साइन किया गया, सिंपल। आई होप आपको समझ आ गया हो फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री,
राइट। और इसी टाइम पर स्लोगन भी आया था जय जवान जय किसान, यहां मेंशन नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। शास्त्री जी ने तो दो चैलेंज फेस करे थे ना, दोनों चैलेंज, एक वॉर को लेके था, एक इकोनॉमिक क्राइसिस को लेके था। तो वॉर में मिलिट्री के लिए शास्त्री जी ने स्लोगन दिया जय जवान किसान जय किसान, ये याद कर लेना, ये स्लोगन जय जवान जय किसान शास्त्री जी के थ्रू दिया गया था, राइट। अब जब शास्त्री जी की डेथ हो जाती है 1966 में, उसके बाद कंट्री में पॉलिटिकल सक्सेशन को लेके दूसरी बार चैलेंज आ जाता है। अब शास्त्री जी के बाद भाई इंदिरा गांधी जी आती है। अब यहाँ पे पॉलिटिक्स में थोड़ा सा ना, मतलब आप समझो राजनीति ना, मतलब यार सबको पता है क्या चीज है, राइट। लेकिन बहुत मजा आएगा आपको, अब पता चलेगा पॉलिटिक्स में क्या चल रहा था, राइट। अब देखो, कांग्रेस फेस द चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन फॉर द सेकंड टाइम इन 2 years। 2 सालों में दूसरी बार पॉलिटिकल सक्सेशन को लेकर कांग्रेस ने चैलेंज फेस किया, राइट। देयर वर एन इंटेंस कंपटीशन बिटवीन मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी। और अब यहाँ पे शास्त्री जी के बाद इंटेंस कंपटीशन देखा गया कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच, राइट। यही एक लाइन इंडियन पॉलिटिक्स को लिख देती है भाई। जिस बच्चे ने ये लाइन पकड़ ली वो भाई आगे तक इंडियन पॉलिटिक्स में खिलाड़ी रहेगा, राइट। इसी इंटेंस कंपटीशन की वजह से पॉलिटिक्स में और इंटरेस्ट आता है और कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं, राइट। हालांकि अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या ऐसा था, आगे चैप्टर्स में पढ़ते चले जाएंगे। तो मोरारजी देसाई हैड अर्लियर सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे, राइट, यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, एंड ऑल्सो अ मिनिस्टर एट द सेंटर, सेंटर के मिनिस्टर भी थे, केंद्रीय मंत्री। बट स्टिल इंदिरा गांधी जो थी वो डॉटर थी, जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी, हैड बीन कांग्रेस प्रेसिडेंट इन दी पास्ट एंड हैड आल्सो बीन यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन इन दी शास्त्री कैबिनेट। इंदिरा गांधी के पास भी अपनी कुछ कुछ छोटा मोटा, मतलब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था कैबिनेट के अंदर, वो उनके पास मिनिस्ट्री भी थी, ये सारी चीज। So this time the senior leaders in the party decided to back Indira Gandhi, but the decision was not यूनानिमस। भाई आपने इसी पॉइंट को समझना है कि पार्टी के सीनियर लीडर्स का मानना यह था इंदिरा गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए शास्त्री जी के बाद, और कुछ लोगों का मानना था नहीं, हालांकि वो फ्यू सपोर्टर्स थे। वही भाई मोरारजी देसाई और शास्त्री जी के, सॉरी, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कंपटीशन बनने लगा। अब मोरारजी देसाई को ये लगा कि मुझे क्यों नहीं पार्टी ने डिसाइड किया, मेरे में क्या कमी है। इंदिरा गांधी जी के पास तो अभी पॉलिटिक्स का इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो भी इतनी बड़ी पोस्ट प्राइम मिनिस्टर, राइट। यही तो चैप्टर लिख देता है, यही पॉइंट तो चैप्टर लिख देता है गाइस, राइट। तो कंटेस्ट वाज रिजॉल्व थ्रू अ सीक्रेट बैलेट अमंग कांग्रेस एमपीज। जब सीक्रेट बैलेट एमपीज के बीच इलेक्शन होता है ना, तो आपको उसमें दिख ही जाता है कि कौन किसका फेवर कर रहा है। इंदिरा गांधी डिफीटेड मोरारजी देसाई by securing the support of more than 2/3 of the party's MP, 2/3 पार्टी एमपीज, इससे भी ज्यादा इंदिरा गांधी जी ने मेजोरिटी सिक्योर कर ली थी पार्लियामेंट के अंदर, राइट। इंदिरा टुक पार्ट एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शी रिमेन इन द ऑफिस फ्रॉम 90, ये 96 नहीं होगा, इसको 1966 कर लेना, 1966 से लेके 1977, एंड द अगेन फ्रॉम 1980 टू 1984, 1984 के बाद शी वाज नो मोर, तो थी नहीं तो आगे भी रहती, सिंपल। इस तरह से शास्त्री जी से इंदिरा गांधी जी के पास प्राइम मिनिस्टरशिप आई, और 66 के ठीक एक साल बाद फोर्थ इलेक्शन होने, फोर्थ जनरल इलेक्शन, और तगड़ा चैलेंज आएगा अब तो, ऊपर से कंट्री में इकोनॉमिक प्रॉब्लम वही की वही है। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे फोर्थ इलेक्शन, राइट। आई होप आपको समझ आ गया हो कि नेहरू टू शास्त्री, शास्त्री टू इंदिरा, राइट। अब जी लगाएंगे लास्ट में, रिस्पेक्ट तो करेंगे हमारे बहुत सीनियर लीडर्स, मतलब बहुत कुछ इन्होंने देश के लिए करा है, मतलब करा था, सिंपल, राइट। तो आई होप आपको चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन तो अच्छे से समझ आ गया हो। अगला हमारा पार्ट आ जाएगा, पार्ट बी रहेगा ये हमारा, मतलब वैसे तो वन शॉट एक्सप्लेनेशन एक ही पार्ट है, बट चैप्टर के हिसाब से दूसरा पार्ट। अब देखो ठीक एक साल के बाद फोर्थ इलेक्शन का टाइम आ गया, फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967, ये 1967 है गाइस, ध्यान रखना। द ईयर 1967 इज कंसीडर्ड अ लैंडमार्क ईयर। क्यों लैंडमार्क ईयर कंसीडर किया जाता है 67 का इलेक्शन, उसके बिहाइंड भी बहुत सारे रीजन है, राइट।
Political and electoral history. The country during 67 elections experienced major changes. इस इलेक्शन में कंट्री के अंदर कई सारे चेंजेस भी देखे गए थे, राइट. दीज आर एज फॉलोज, ये सारे के सारे. अब भाई देखो कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, और ये प्रॉब्लम्स एक एसेंस है, एसेंस फोर्थ जनरल इलेक्शन को डिफाइन करने का. और क्या पता ये क्वेश्चन 4 मार्कर में या 6 मार्कर में आ जाए, बट आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है. ये टॉपिक एक ही है 1967 का इलेक्शन. अब इसके बाद इसके आउटकम्स तक पूरा टॉपिक रहता है, जिसमें सबसे पहले तो हम समझेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या चल रही थी फोर्थ जनरल इलेक्शन के चलते. द पीरियड वाज फ्रॉट विद ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने मार्क कर लेना है, ये जो पीरियड था ना इसमें इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत हायर लेवल पर था, फ्रॉम सक्सेसिव फेलियर ऑफ मॉनसून. इकोनॉमिक क्राइसिस किस वजह से आता है? या तो मॉनसून सीजन फेल हो, या वाइड स्प्रेड ड्राफ्ट हो, डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, सीरियस फूड शॉर्टेज, डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, drop in industrial production and export combined with a sharp rise in military expenditure and diversion of resources from planning and economic development. सारे रिसोर्सेज को डाइवर्जन मतलब उधर की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया था. इकोनॉमिक मिलिट्री का खर्चा बढ़ गया था क्योंकि क्राइसिस इतने सारे थे. एक तो वॉर सिचुएशन भी थी, युद्ध, राइट. तो तमाम तरीके के क्राइसिस इस पीरियड में थे, राइट. तो आपने यही समझना है कि जो फोर्थ जनरल इलेक्शन था एग्जैक्टली इकोनॉमिक क्राइसिस से भरा हुआ था, राइट. सो द डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रूपी आल्सो रीजन ये भी है, वाज आल्सो अंडरटेकन बाय इंदिरा गवर्नमेंट, राइट. इंडियन रुपीज का डिवैल्यूएशन भी एक रीजन था, राइट. द इकोनॉमिक सिचुएशन ट्राइगर्ड ऑफ प्राइस राइज. भाई इकोनॉमिक सिचुएशन में आर्थिक संकट, आर्थिक स्थिति इस वजह से भी आ गई थी कि जितने भी मतलब कमोडिटीज प्रोडक्ट थे उनके प्राइस एकदम से बढ़े थे, राइट. सो पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, फूड स्कार्सिटी, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री. इकोनॉमिक सिचुएशन किस वजह से वर्स्ट हो गई? एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस एकदम से बढ़ गए, अनएम्प्लॉयमेंट ग्रो होने लगा, बेरोजगारी जिसे हम हिंदी में कहते हैं, फूड स्कार्सिटी एंड ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन, राइट. ये सारी प्रॉब्लम्स थी फोर्थ जनरल इलेक्शंस के चलते. आई होप समझ पा रहे हो. इसके अलावा द कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टी लॉन्च स्ट्रगल फॉर ग्रेटर इक्वालिटी. इन्होंने मतलब ग्रेटर इक्वालिटी के लिए लॉन्च किया स्ट्रगल, संघर्ष वगैरह. यू नो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी को तो जस्ट मौका चाहिए चौका मारने के लिए. एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट टू फॉर्म द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट. जो इंडिया की सीपीआई एम थी वो अब सीपीआई एलएम दोनों के साथ मिलकर बन जाती है. और भाई लेड आर्म्ड एग्रीगेरियन स्ट्रगल्स एंड ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट्स एजिटेशन. इस पॉलिटिकल पार्टी ने पीजेंट के लिए एजिटेशन ऑर्गेनाइज कर दिया, प्रोटेस्ट, सभी किसानों के बीच जाके कि भाई आप हमारा समर्थन करो, आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, ऐसा. तो भाई अपोजिशन पार्टीज तो मौका ढूंढती है चौका मारने के लिए. अब सिर्फ यही नहीं, अभी आगे चलो, नॉन कांग्रेसिज्म वाली स्ट्रेटेजी भी आपको समझनी है. यहां पर भी थी सारी मतलब नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी थी. नॉन कांग्रेसिज्म क्या है इस पॉइंट को आप समझना. नॉन कांग्रेसिज्म बेसिकली इस स्ट्रेटेजी को कॉइन किसने करा? राम मनोहर लोहिया ने, राइट. So this situation could not have remained isolated from party politics in the country. ये परिस्थिति could not have remained isolated. Isolated नहीं थी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कंट्री में, राइट. Opposition parties were in the forefront of organizing public protest and pressurizing the government. यहां पे अपोजिशन पार्टी फोर फ्रंट पर आ रही थी और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रही थी सभी लोगों के बीच, जनता के बीच. कि आप देखो ना यार कांग्रेस क्या हालत कर रखी है, कितनी महंगाई है. आज की डेट में अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा तो हम किसको ब्लेम करेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, राइट. और उस पॉइंट पर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेगी? मौके पे चौका, बस छक्का भी लगाएगी भाई, राइट.
जीते या ना जीते नैरेटिव तो चलाएंगे, एजेंडा चलाएंगे, जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। अगर हम ग्राउंड पर पॉलिटिक्स की बात करें तो, राजनीति की, राइट। अब देखो भाई, नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज रियलाइज दैट द डिवीजन ऑफ देयर वोट्स कीप्ट द कांग्रेस इन पावर। नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को यह चीज रियलाइज थी, कांग्रेस जो पावर में है ना, वो हमारे वोटर्स डिवाइडेड है, राइट, डिवीजन हो रखे हैं, इसलिए कांग्रेस पावर में। सिंपल। अब आपने एक चीज समझनी है, नॉन कांग्रेसिज्म एक ऐसी विचारधारा थी जिसमें सारी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज दे ऑल टुगेदर, राइट, टू फॉर्म अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, मतलब एक तरह से एक बड़ा मतलब अपोजिशन खड़ा करना है जिसमें हम कांग्रेस को टॉपल कर सके, हरा सके, मिटा सके। अच्छा, हमारे पास मौका भी है, राइट। तो 10 पार्टीज दैट वर एंटायरली डिफरेंट एंड डिस्परेट इन देयर प्रोग्राम्स, एंटायरली पार्टी भी अलग अलग विचारधारा की, अलग अलग प्रोग्राम्स की थी एंड आइडियोलॉजी, गॉट टुगेदर टू फॉर्म एंटी कांग्रेस फ्रंट इन सम स्टेट। कुछ स्टेट में तो एंटी कांग्रेस फ्रंट भी मतलब फॉर्म हो गया था, एंड एंटर्ड इनटू इलेक्टोरल एडजस्टमेंट ऑफ शेयरिंग सीट्स इन अदर्स। दे फेल्ट दैट द इनएक्सपीरियंस ऑफ इंदिरा गांधी, ये चीज भी फील हुई थी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को कि इंदिरा गांधी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, राइट। एंड द इंटरनल फैक्शनलिज्म विद इन द कांग्रेस प्रोवाइडेड देम एन अपॉर्चुनिटी टू टॉपल द कांग्रेस। एक और रीजन था, मतलब अपोजिशन पार्टी को यह भी फील हो रहा था, एक तो इंदिरा गांधी जी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, राइट, पॉलिटिक्स का उतना बड़ा, तो ये एक अच्छा मौका मिल जाएगा, एक मतलब अच्छा रीजन मिल जाएगा हमारे पास कांग्रेस को टॉपल करने का। और कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी अपने ही इंटरनली मतलब डिफरेंट फैक्शंस में डिवाइडेड है, उसी में रियलिस्ट, उसी में राइटिस्ट, उसी में लेफ्टिस्ट, उसी में रेडिकल्स, सारे लोग उसी में ही, राइट, मतलब हर विंग्स के लोग उसी में ही शामिल हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी के, अलग अलग मतलब डिफरेंट फैक्शंस उसी के अंदर अकोमोडेटेड है। तो ये भी एक मतलब रीजन बन गया। और ऊपर से एक पॉइंट ये कि इंदिरा गांधी जी के पास यार एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो अच्छा मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है टॉपल करने की कांग्रेस को फोर्थ जनरल इलेक्शन से। आई होप आप समझ पा रहे हो। द सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया गिव दिस स्ट्रेटेजी द नेम ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म। अब एक नंबर में क्वेश्चन आएगा कि इस स्ट्रेटेजी को किसने कॉइन किया था? राम मनोहर लोहिया ने। नॉन कांग्रेसिज्म स्ट्रेटेजी को किसने कॉइन किया था? राम मनोहर लोहिया ने। आई होप आप नॉन कांग्रेसिज्म समझ पाए। अब देख लेते हैं कि इलेक्शन हो गए तो उसके वर्डिक्ट क्या रहे, क्या परिणाम रहे थे इलेक्शन के, फोर्थ जनरल इलेक्शन के रिजल्ट्स। आई मीन वर्डिक्ट को हम आउटकम या फिर कॉन्सिक्वेंस भी कहते हैं, परिणाम भी कहते हैं। सो कांग्रेस डिड मैनेज टू गेट अ मेजोरिटी इन दी लोकसभा। कांग्रेस नेशनल लेवल पे अपने आप को सिक्योर कर पाई थी, यहां कांग्रेस हारी नहीं है, कांग्रेस टू गेट अ मेजोरिटी इन दी लोकसभा, बट विद इट्स लोवेस्ट टर्न। ये तो होना ही था, सीट तो कम होंगी होंगी एज कंपेयर टू द लास्ट 3 इलेक्शन, राइट, एंड शेयर ऑफ वोट सिंस 1952। कांग्रेस जीती थी बट वैसे नहीं जो पिछले 3 इलेक्शन में जीती थी, ये आपने पॉइंट याद रखना है। फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन में जो कांग्रेस बिग विक्ट्री अचीव करके आई थी सेकंड और थर्ड में ऑल्सो, वो यहां पर नहीं था, मेजोरिटी थी, रिड्यूस मेजोरिटी थी, राइट। तो आई होप आप समझ पा रहे हो। और सेंट्रल स्टेट लेवल के इलेक्शन पहले 7 होते थे, राइट। तो पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड्स लॉज इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, बड़े बड़े चेहरे वो तक हार गए थे अलग अलग स्टेट से, लाइक के कामराज इन तमिलनाडु, एस के पाटिल इन महाराष्ट्र, अतुल्य घोष इन वेस्ट बंगाल, के बी सहाय इन बिहार। इतने बड़े बड़े चेहरे हार गए भाई साहब, थोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना नॉन कांग्रेसिज्म की विचारधारा का और इकोनॉमिक क्राइसिस का, थोड़ा फर्क तो पड़ेगा ना, एकदम से तो भाई हारेंगे, हरा नहीं पाएंगे। अब इसका स्पष्ट उदाहरण आज के इलेक्शन से है। मोदी जी पिछले 2 बार से प्रधानमंत्री बन के आ रहे हैं, इस बार भी है और हम सब उनकी रिस्पेक्ट भी करेंगे हाथ जोड़कर, लेकिन बीजेपी इस बार उस मेजोरिटी पे नहीं है, रिड्यूस मेजोरिटी पे है। इस पॉइंट को मार्क कर लेना, मार्क माय वर्ड्स, पॉलिटिक्स है ये, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई मतलब चिपकने नहीं आया है कि चिपक जाएगा तो छूटेगा नहीं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पता है ना, जो कि परमानेंट नहीं होते, नॉन परमानेंट होते हैं, गारंटी नहीं होती किसी की कब क्या कब क्या, राइट। तो भाई ड्रामेटिक नेचर यही सिचुएशन, पॉलिटिकल चेंज, यही चेंज वुड बी मोर अपेरेंट टू यू एट द स्टेट लेवल,
यही चेंज स्टेट लेवल पे देखा गया। कांग्रेस को मतलब वैसे 7 स्टेट में कांग्रेस हार गई, 2 स्टेट में डिफेक्शन हो गया, तो भाई 9 स्टेट तो गवा दिए कांग्रेस ने, 9 राज्य तो गवा दिए गाइस, राइट। So the Congress lost majority in as many as 7 states. Into other state defection prevented from forming a government. कांग्रेस ने 7 स्टेट तो गवा ही दिए थे, 2 स्टेट में डिफेक्शन हो गया था। डिफेक्शन का मतलब वही जब कोई लीडर अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के दूसरे में ज्वाइन होता है। अभी हम डिफेक्शन को भी अलग से समझेंगे, राइट। तो ओवरऑल 9 स्टेट में कांग्रेस का लॉस हुआ या नहीं हुआ? स्टेट लेवल पे कांग्रेस थोड़ा कमजोर पड़ी या नहीं पड़ी? फोर्थ जनरल इलेक्शन के जो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं तो दिखेंगे, उसका इंपैक्ट कहीं तो दिखेगा, राइट। तो अब नेक्स्ट हम समझेंगे कोलिजन्स। अब यहाँ पे एक कोलिजन सिस्टम की भी स्टार्टिंग होती है 67 के इलेक्शन के बाद। वैसे एरा ऑफ कोलिजन एग्जैक्टली तो 1989 से स्टार्ट होता है, लेकिन 1967 के इलेक्शन के बाद कुछ स्टेट में भी देखा जाता है। सिंपल। तो द इलेक्शन ऑफ 1967 ब्रॉट इनटू द पिक्चर द फिनोमेना ऑफ कोलिजन। 67 का इलेक्शन किस पिक्चर को दर्शा रहा है? कोलिजन वाले फिनोमेना को, राइट। ये पॉइंट आपने अंडरलाइन कर लेना है। सिंस नो सिंगल पार्टी हैड गॉट मेजॉरिटी, कोई सिंगल पार्टी मेजॉरिटी सिक्योर नहीं कर पाई थी कुछ स्टेट में, वेरियस नॉन कांग्रेस पार्टी केम टुगेदर, सारी नॉन कांग्रेस पार्टी साथ में आती है टू फॉर्म ज्वाइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज। फिर वो एक लेजिस्लेटिव पार्टी फॉर्म करते हैं जिसको हम एसवीडी, संयुक्त विधायक दल कहते हैं, एसवीडी गवर्नमेंट, राइट, जिसको नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिला था। इसे कोलिजन कहते हैं। गठबंधन, गठबंधन कुछ स्टेट में देखा गया, एसवीडी गवर्नमेंट, संयुक्त विधायक दल, नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के और रीजनल लेवल्स की पार्टी सब साथ में आती है। दे केम ऑल टुगेदर टू फॉर्म अ लेजिस्लेटिव, राइट, टू फॉर्म अ कोलिजन सच एज एसवीडी। इज दैट क्लियर? भाई मजा आ जाएंगे अगर आपने एक एक लाइन समझ ली तो। भाई देखो मेरे वन शॉट में और औरों के वन शॉट में सिर्फ यही फर्क है, मेरे को जान लगानी है और मुझे एक एक नॉलेज देनी है, बस। बाकी आपने वीडियो जब ही ऑन करनी है जब आप लास्ट तक देखें, बीच बाच में आगे देखना, रोक देना तो मत देखना भाई। मुझे व्यू यू नहीं चाहिए, मैं ये नहीं, मैं इस मकसद से यूट्यूब पे नहीं आया कि मुझे व्यूज चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे एक चीज चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैं करूं और जो बच्चा उसे ध्यान से सुने वो आगे बढ़े, बस ये चीज चाहिए मुझे। द एसपीडी गवर्नमेंट, संयुक्त विधायक दल इन बिहार फॉर इंस्टेंस इंक्लूडेड द 2 सोशलिस्ट पार्टीज एसएसपी पीएसपी अलॉन्ग विद द सीपीआई ऑन द लेफ्ट, जनसंघ ऑन द राइट। काफी मतलब स्टेट में एसपीडी गवर्नमेंट बनी, पंजाब में भी देखी गई जिसको पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट भी कहते हैं। कई जगह फ्रंट मतलब फॉर्म हुआ जो कि 2 राइवल पॉलिटिकल पार्टी से कंप्राइजेस था, अकाली एट दैट टाइम, संत ग्रुप एंड द मास्टर ग्रुप विद बोथ द कम्युनिस्ट पार्टीज सीपीआई एंड सीपीआईएम, द एसएसपी रिपब्लिकन पार्टी एंड द भारतीय जनसंघ। मतलब दीज आर ऑल अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज टू फॉर्म द कोलिजन, राइट, ऑन सम स्टेट्स। इज दैट क्लियर? तो ये आपने याद रखना है सारे पॉइंट्स कि कोलिजन्स जब स्टार्ट हुआ था, एक तो 67 के इलेक्शन के बाद कोलिजन की शुरुआत एक तरह से हो गई थी स्पेसिफिक स्टेट लेवल में, राइट। और एरा ऑफ कोलिजन मैंने आपको बता दिया 89 के बाद मतलब स्टार्ट हो जाता है। नेशनल फ्रंट का आना, यूनाइटेड फ्रंट का आना, एनडीए का आना, यूपीए का आना, राइट। वो चीज तो अभी आगे चैप्टर्स भी हैं तो बताया जाएगा। अब हम समझेंगे डिफेक्शन, दल बदलना। डिफेक्शन को हम हिंदी में क्या कहते हैं गाइस? दल बदलना। तो आफ्टर दी 1967 इलेक्शन, 1967 के इलेक्शन के बाद was the role played by defection in the making and making of government in the state। अब देखो भाई 67 के इलेक्शन के बाद ना कई स्टेट में मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट, अनमेकिंग ऑफ गवर्नमेंट, इसको लेके डिफेक्शन बहुत देखा गया। डिफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था लगभग स्टेट्स में। हालांकि सारे स्टेट तो बताना इम्पॉसिबल है, एक स्टेट तो यहाँ पे हम लेंगे अभी, हरियाणा, राइट। और डिफेक्शन का मतलब क्या है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जब अपनी पार्टी छोड़ता है एंड उस सिंबल ही शी वाज इलेक्टेड, कोई भी सिंबल से इलेक्ट हुआ हो एंड ज्वाइंस अनदर पार्टी, उसको हम डिफेक्शन कहते हैं, राइट। व्हेन पीपल लीव दी ओन पार्टी to join the other party is called defection।
कुछ नहीं करना, रटना थोड़ी ना है। द कॉन्स्टेंट रीअलाइनमेंट एंड शिफ्टिंग पॉलिटिकल लॉयल्टीज इन दिस पीरियड गिव राइज टू द एक्सप्रेशन आया राम गया राम। अब डिफेक्शन को लेके ना एक एग्जांपल लेंगे हम, और एक थॉट, एक नारा भी देखा गया आया राम और गया राम। क्या है ये आया राम गया राम? क्या है ये भाई? द एक्सप्रेशन ऑफ ओरिजिनेटेड इन एन अमेजिंग फीट ऑफ फ्लोर क्रॉसिंग अचीव्ड बाय गयालाल, एन एमएलए इन हरियाणा इन 1967। 1967 में हरियाणा के अंदर एमएलए थे गयालाल जी, चौधरी गयालाल जी। इन अंकल जी ने क्या करा? चेंज हिज पार्टी, अपनी पार्टी थ्राइस इन अ फोर्टनाइट, 3 बार, फ्रॉम कांग्रेस टू यूनाइटेड फ्रंट, नंबर 1, फिर दोबारा कांग्रेस, नंबर 2, एंड देन विद इन 9 आवर्स, 9 घंटे के अंदर फिर यूनाइटेड फ्रंट अगेन, थ्राइस, थ्राइस टाइम। ये क्या है भाई? खेल चल रहा है क्या? वो तो अच्छा हुआ 1984 में एंटी डिफेक्शन लॉ आ गया। एंटी डिफेक्शन लॉ से डिफेक्शन अब खेल नहीं है। पोस्ट पहले रिजाइन करो, फिर जाओ ज्वाइन करो। पहले क्या था? बिहार से अगर मान लेते हैं कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हुआ कांग्रेस से और वो जीत गया, तो भाई अपनी मर्जी से दूसरी पार्टी में चला जा रहा था। क्या है खेल भाई? 1984 से डिफेक्शन का लॉ आ गया है। एंटी डिफेक्शन लॉ ने बचा रखा है, आज डिफेक्शन आज भी होता है, बट अब सिस्टम से, राइट? तो गयालाल जी का एग्जाम्पल अच्छा है, आयाराम गयाराम इन्हीं के एग्जाम्पल से सेट हो रहा है। कभी आ रहे थे, कभी जा रहे थे, कभी आ रहे थे, कभी जा रहे थे। हो सकता है कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाए सीबीएसई बोर्ड में 22 मार्च 2025 को जो एग्जाम है, हो सकता है कि आपको ये वाला डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इससे मिल जाए। बाकी हे प्रभु सबका ध्यान रखें, सबके ऊपर आशीर्वाद रखें, सबके साथ ब्लेसिंग रखें, हम सबकी यही कामना है, सिंपल। तो आई होप आपको डिफेक्शन कोलिजन अच्छे से क्लियर हो। तो अब हम स्प्लिट समझेंगे, राइट? स्प्लिट ऑफ कांग्रेस पार्टी, किस तरह से कांग्रेस पार्टी का स्प्लिट होता है, राइट? और इसके बिहाइंड क्या क्या रीजंस हैं। So after the 1967 election, the Congress retained power at the center, right? 1967 के इलेक्शन के बाद कांग्रेस पावर में आती है सेंट्रल लेवल पे, नो डाउट, राइट? बट विद अ रिड्यूस मेजोरिटी, दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड, लेकिन रिड्यूस मेजोरिटी के साथ, राइट? एंड लॉस्ट पावर इन मैनी स्टेट, कई स्टेट में भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा लॉस होता है, राइट? More importantly, the results prove that the Congress could be defeated at the election, right? तो more importantly तो ये कि मतलब कुछ स्टेट से तो कांग्रेस हार ही जाती है स्टेट लेवल के इलेक्शंस में भी, और सेंट्रल लेवल पे वो आती तो है पावर में, बट रिड्यूस मेजोरिटी के साथ। तो ऑलमोस्ट मतलब ये कह सकते हैं कि कुछ स्टेट ऐसे भी थे जहां कांग्रेस को काफी लॉस हुआ था, राइट? बट देयर वाज नो सब्स्टिट्यूट एज येट, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, अभी हम लास्ट टॉपिक में समझ के आए हैं कि 7 स्टेट्स में तो कांग्रेस मतलब हारी गई थी और 2 स्टेट में डिफेक्शन था, राइट? और उन 7 स्टेट्स में एक स्टेट बस ऐसा था जहां पे डीएमके तमिलनाडु में अपने दम पे स्टेट लेवल के इलेक्शन में मतलब जीती थी। बाकी अदर स्टेट्स में कोलिजन गवर्नमेंट थी, गठबंधन की सरकार, राइट? तो आपने मतलब ये चीज समझनी है कि कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं था कि जो एक्चुअल में कांग्रेस को जड़ से मिटा सके। ये पॉइंट आपने समझना है। मोस्ट नॉन कांग्रेस कोलिजन गवर्नमेंट इन दी स्टेट, मतलब जितनी भी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी स्टेट्स के अंदर, डिड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी, राइट? दे लॉस्ट मेजॉरिटी एंड आइदर न्यू कॉम्बिनेशन वर फॉर्म्ड और प्रेसिडेंट रूल हैड टू बी इम्पोज्ड। फिर उसको मेजॉरिटी लॉस होगा कोलिजन जो गवर्नमेंट है स्टेट में, उसके बाद प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो जाएगा, राष्ट्रपति का शासन। लंबे समय तक सर्वाइव नहीं हो सकती भाई, राइट? और सब्स्टिट्यूट तो कोई ऐसा था भी नहीं जो कांग्रेस को मतलब जड़ से मिटा सके, मतलब एक टाइप से। तो अब आप यहाँ पे ना एक चीज समझो, कांग्रेस पार्टी का स्प्लिट खाली इस वजह से नहीं होता है, आगे भी रीजन समझो यार, पेशेंस तो रखो। अब देखो इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट, इसको अच्छे से समझना, राइट? इसमें क्या है, क्या है इसमें? द रियल चैलेंज टू इंदिरा गांधी केम नॉट फ्रॉम द अपोजिशन। भाई रियल चैलेंज किसी भी रूलिंग पार्टी का यही होता है कि वो अपोजिशन से फेस करता है, करती है, जो भी है। बट यहां पर इंदिरा गांधी को रियल चैलेंज अपोजिशन से नहीं था,
बट फ्रॉम विद इन हर ओन पार्टी, मतलब अपने खुद की पार्टी के अंदर से रियल चैलेंज फेस करना पड़ा था इंदिरा गांधी को। अब आप बोलोगे सर कैसे? तो शी हैड टू डील विद द सिंडिकेट, अ ग्रुप ऑफ पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लीडर फ्रॉम विद इन द कांग्रेस। सबसे पहले तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सिंडिकेट ग्रुप कांग्रेस के अंदर का ही एक मतलब पावरफुल ग्रुप हुआ करता था, और इसी ग्रुप के हेल्प से इंदिरा गांधी को 66 में प्राइम मिनिस्टर, मतलब ये कह सकते हैं हम, काफी हेल्प सपोर्ट मिली थी। मतलब इसी ग्रुप ने काफी सपोर्ट किया था इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने का। लेकिन इस ग्रुप का मानना यह था कि इंदिरा गांधी हमेशा हमारी एडवाइस माने, राइट। तो रियल चैलेंज कांग्रेस को इंदिरा गांधी को अपोजिशन से नहीं, अपनी खुद की पार्टी से फेस करना पड़ा था, राइट। तो सिंडिकेट हैड प्लेड अ रोल इन द इंस्टॉलेशन ऑफ इंदिरा गांधी एज द प्राइम मिनिस्टर। सिंडिकेट ग्रुप ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने का, राइट, बाय इंश्योरिंग हर इलेक्शन एज द लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी। भाई सिंडिकेट ग्रुप ने मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंदिरा गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने का। तो आखिरकार विद टाइम ऐसा क्या हुआ कि ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई? तो हुआ कुछ नहीं था, बस यही कि सिंडिकेट ग्रुप ये कहता था कि इंदिरा गांधी को हमारी एडवाइस माननी है, तो अनएक्सपीरियंस लीडर। लेकिन ग्रेजुअली भाई धीरे धीरे इंदिरा गांधी जी पॉलिटिक्स भी सीख रही थी। अब भाई एक प्राइम मिनिस्टर जब इंदिरा गांधी को 66 में बनाया गया, ये सोच के नहीं बनाया गया कि वो अनएक्सपीरियंस थी। एक अनएक्सपीरियंस लीडर के मन में दो लालच होता है, एक अपने आप को बढ़ाना और देश को बढ़ाना। अगर हम पॉलिटिकल कंटेक्स्ट पे किसी पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की बात है। आई होप आप समझ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो, राइट। सो इंदिरा गांधी हैज फेस टू चैलेंज। इंदिरा गांधी ने दो से चैलेंज फेस किए थे। एक तो शी नीडेड, बहुत ज्यादा आवश्यकता थी टू बिल्ड हर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सिंडिकेट, कि वो आजाद, मतलब आजादी मिल जाए उन्हें सिंडिकेट से, रीगेनिंग द ग्राउंड दैट द कांग्रेस हैड लॉस्ट इन द 1967 इलेक्शन। और जो लॉस 67 के इलेक्शन में कांग्रेस को हुआ है उसको भी पूरा करना है। तो दो चैलेंज इंदिरा गांधी जी ने फेस करे थे। कई बार ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, राइट। तो शी लॉन्च अ सीरीज ऑफ इनिशिएटिव्स, कुछ इनिशिएटिव्स लिया इंदिरा गांधी जी ने टू गिव द गवर्नमेंट पॉलिसी अ लेफ्ट ओरिएंटेशन, right? She got the Congress Working Committee to adopt a 10-point program in May 1967। 10 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च कर दिया मई 1967 में गाइस, जिसमें ये सारी चीजें थी। सोशल कंट्रोल्स ऑफ बैंक्स, नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, लैंड रिफॉर्म्स एंड प्रोविजन ऑफ हाउस राइट्स टू दी रूरल पुअर। आई होप बड़ा मजा आ रहा है और आपको समझ आ रहा है कि भाई ये मतलब एक टाइप से था इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट। और स्प्लिट ऑफ कांग्रेस का कह सकते हैं वन रीजन, वन एंड ओनली रीजन नहीं, क्योंकि अभी भाई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बचा है, ये तो कह सकते हैं बहुत मेन रीजन है, राइट। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969 बहुत अच्छे से समझना। दिस स्प्लिट इन दी कांग्रेस पार्टी वाज एविडेंट ड्यूरिंग 1969 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। एक कैबिनेट यहां से भी देखा जाता है, राइट। अब 1969 में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था तो टाइम आ गया इस वजह से नहीं, ध्यान से सुनो। द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट फेल वैकेंट दैट ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, इनकी डेथ हो गई थी, इस वजह से अब भाई इलेक्शन कराना पड़ा, सिंपल, राइट। Despite Miss Indira reservation, Indira Gandhi reservations, the syndicate managed to nominate her long-time opponent and then Speaker of the Lok Sabha N. Sanjeev Reddy as the official Congress candidate for the ensuing presidential election। यहाँ पे आपने एक चीज समझनी है। अब भाई देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का रूल कहता है कि प्रेसिडेंट की अगर डेथ हो जाएगी तो वाइस प्रेसिडेंट भाई नॉमिनल, मतलब ये कह सकते हैं एक ऑफिशियल कैंडिडेट फेस होगा, राइट। बट यहाँ पर सिंडिकेट ग्रुप जो था ना कांग्रेस पार्टी का, मतलब इंदिरा गांधी के अलावा जो एक ग्रुप था सिंडिकेट, जो अभी हम पढ़ के आए हैं, उस ग्रुप का मानना था कि भाई ऑफिशियल कैंडिडेट नीलम संजीव रेड्डी को रखा जाए स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अब भाई ये अलग कुछ कह रहे हैं और इन्होंने रखा भी ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट। इंदिरा गांधी रेटिलेटेड बाय एनकरेजिंग द देन वाइस प्रेसिडेंट वाइस बी गिरी टू फाइल हिज नॉमिनेशन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। फिर इंदिरा गांधी ने भी भाई तुम दाल दाल तो हम पान, राइट। तो भाई नीलम संजीव रेड्डी को ऑफिशियल कैंडिडेट तो सिंडिकेट ग्रुप ने
लॉन्च कर दिया, बट स्टिल इंदिरा गांधी ने बोला वाइस प्रेसिडेंट जो वीपी गिरी है ना, इसको मतलब इनको एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा करेंगे, एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अब देखो भाई यहाँ मैच, मैच देखना ध्यान से, किसके बीच, वीवी गिरी वर्सेस नीलम संजीव रेड्डी। अब नीलम संजीव रेड्डी को कौन भाई पुश कर रहा है, भाई सिंडिकेट, राइट। ध्यान से समझते जाओ यार भाई, ध्यान से समझो। शी ऑल्सो अनाउंस सेवरल बिग एंड पॉपुलर पॉलिसी मेजर्स। इंदिरा गांधी ऑल्सो ये सारी चीजें अनाउंस कर चुकी थी, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 लीडिंग प्राइवेट बैंक्स एंड द एबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्स, प्रिंसली स्टेट को एबॉलिश करना टाइप से, लैंड रिफॉर्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, सेलिंग अर्बन प्रॉपर्टी एंड प्रोविजंस हाउसेस टू पुअर वर कंडक्टेड। ऑलरेडी इंदिरा गांधी जी ये लॉन्च कर चुकी, राइट, सिंपल। द देन कांग्रेस प्रेसिडेंट एस निजलिंगप्पा, जो इस टाइम के कांग्रेस के एस निजलिंगप्पा प्रेसिडेंट थे, इन्होंने क्या इशू कर दिया, विप, विप आस्किंग इशू कर दिया। विप आस्किंग इज अ रिट, या फिर कह सकते हैं इज अ प्रोविजन, इज लाइक अ प्रोविजन। रिट नहीं कहेंगे बट हाँ एक अधिकार मतलब होता है। ऑल दी कांग्रेस एमपी के सामने विप आस्किंग इशू कर दिया निजलिंगप्पा जी ने, एंड एमएलएस, भाई प्रेसिडेंट का इलेक्शन इलेक्टेड बाय द एमपी और एमएलएस होता है, टू वोट इन फेवर ऑफ नीलम संजीव रेड्डी, द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द पार्टी, राइट। निजलिंगप्पा जी ने नीलम संजीव रेड्डी के फेवर में वोट करने के लिए सभी एमपी एमएलएस के बीच विप आस्किंग इशू कर दिया कि भाई सब इनको वोट देना, राइट। सपोर्टर्स ऑफ इंदिरा गांधी रिक्वेस्टेड a special meeting of the AICC, that is why this faction came to be known as requestist, but this was refused। अब इंदिरा गांधी क्या कर रही है भाई, अब आप एक चीज समझो बस यार, मजा आ जाएगा 1969 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। आई होप मुझे पता है, मतलब आई होप समझ आ रहा हो आपको, राइट। अब आफ्टर साइलेंटली सपोर्टिंग वीवी गिरी, द प्राइम मिनिस्टर ओपनली कॉल्ड फॉर अ कंसाइंस वोट, which meant that the MPs and MLAs from the Congress should be free to vote the way they want। इंदिरा गांधी ने कोई भी पास्किंग या कोई ऐसी चीज मतलब इशू नहीं करी, बस एक चीज बोली, कंसाइंस वोट दे देना, जो जिसको पसंद कर रहा हो, जो जिसको चाह रहा हो उसको वोट दे देना। तो अब दम किसमें है, इंदिरा गांधी जी में या फिर निजलिंगप्पा जी? निजलिंगप्पा जी को तो बस बस वही यार, मोरारजी देसाई पीछे से बस वही ना चिढ़ रहे थे यार 66 से ही कि मुझे क्यों नहीं बनाया गया, क्यों नहीं बनाया गया, राइट। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट एक्सपेल्ड द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द पार्टी। अब यहाँ मैं आपको पहले आउटकम बता दूं, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। यहाँ नहीं मेंशन है कि भाई देखो जब रिजल्ट आया था ना, तो रिजल्ट वीवी गिरी के फेवर में आया था, बिग विक्ट्री हुई थी इसकी, वीवी गिरी की, इज दैट क्लियर, राइट। इसके बाद कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे expelled the prime minister from the party, she claimed that her group was the real congress। भाई कांग्रेस के प्रेसिडेंट क्या चीज कह रहे थे कि जो कांग्रेस मोरारजी देसाई सिंडिकेट वाली है वो रियल कांग्रेस है। बाय नवंबर 69 कांग्रेस ग्रुप लेड बाय सिंडिकेट केम टू बी रेफर्ड टू एज द कांग्रेस ओ। बाद में यही सिंडिकेट ग्रुप, सिंडिकेट वाली कांग्रेस किस नाम से रीनेम हो जाती है, कांग्रेस ओ के नाम से, जो ये कहती थी कि हम रियल कांग्रेस है, राइट। And the group led by Indira Gandhi came to be called the Congress or requisitionist, simple। अब भाई इंदिरा गांधी जी तो अब चुप रहेंगी, वो तो आगे बताएंगी कि कैसे कौन रियल है कौन क्या है, राइट। सो दीज टू पार्टीज वर आल्सो डिस्क्राइब, द ओल्ड कांग्रेस न्यू कांग्रेस, यही दोनों पार्टी आल्सो डिस्क्राइब होती हैं ओल्ड और न्यू में। इंदिरा गांधी प्रोजेक्टेड द स्प्लिट एज एन आइडियोलॉजिकल डिवाइड बिटवीन सोशलिस्ट एंड कंजर्वेटिव्स, बिटवीन प्रो पुअर एंड प्रो रिच। और यही एक रीजन था कांग्रेस को स्प्लिट करने का। स्प्लिट पर क्वेश्चन आ जाए ना, आ जाए ना, तो आपने ध्यान रखना है भाई, एक तो ये रीजन याद रखना, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट विद 10 पॉइंट प्रोग्राम। बाकी ये भी याद रखना कोई सब्स्टिट्यूट तो खैर था नहीं, राइट। मोस्ट ऑफ द स्टेट से कांग्रेस हार भी गई थी। इज इट क्लियर एवरीवन, राइट। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। तो इसी के साथ चैप्टर तो मतलब एक पार्ट पे साइड हो गया, ओवर हो गया, ये सेकंड पार्ट मतलब इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट। अब हम चैप्टर का लास्ट पार्ट लेकर आ गए हैं जिसमें समझेंगे रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। एक तो खत्म चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, चुनौतियां आई पॉलिटिकल सक्सेशन को लेकर, एक बार नहीं दो बार, तीसरी बार भी आई।
चौथी बार भी आई। अब रिस्टोर कर लेते हैं यार। कैसे रिस्टोर किया कांग्रेस ने अपने आप को और अपने सिस्टम को, इस पार्ट में मतलब इस वाले इस चैप्टर के इस पार्ट में। वैसे वन शॉट एक्सप्लेनेशन वाला ही पार्ट है, लेकिन आपने ध्यान से समझना। मैं डिटेल में आपको वन शॉट एक्सप्लेनेशन में आपको नॉलेज दूंगा ताकि आपके माइंड में ना चीजें घुसे, राइट। अब देखो, आफ्टर स्प्लिट इन दी कांग्रेस रिड्यूस इंदिरा गांधी गवर्नमेंट टू अ माइनॉरिटी। कांग्रेस स्प्लिट होने के बाद इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट माइनॉरिटी में बदल गई। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट टू बिकम अ माइनॉरिटी आफ्टर द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, क्योंकि मोरारजी देसाई वाला जो ग्रुप था कांग्रेस को, वो तो दिखती बात है अपने एमपीज को साथ लेके चलेगा जब वो गए हैं तो। Yet her government continued in office with the issue-based support of a few other parties, including the Communist Party of India and the DMK. बाकी जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी वो इन्हीं के साथ सपोर्ट, मतलब इन्हीं के सपोर्ट के थी द्वारा थी। तो माइनॉरिटी में इनका सपोर्ट भी था, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट था। लेकिन इंदिरा गांधी के मन में एक थॉट था कि भाई देखो, अब हमारी गवर्नमेंट माइनॉरिटी गवर्नमेंट बन गई है, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है, इनका कोई भरोसा नहीं है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द गवर्नमेंट मेड कॉन्शियस अटेम्प्ट, इस पीरियड में गवर्नमेंट ने कॉन्शियस अटेम्प्ट किया टू प्रोजेक्ट इट्स सोशलिस्ट क्रेडेंशियल, फायदे के लिए, सिंपल। तो दिस वाज आल्सो अ फेज, ये इस चीज का फेज भी था व्हेन इंदिरा गांधी विगोरसली कैंपेन फॉर इंप्लीमेंटिंग द एग्जिस्टिंग लैंड रिफॉर्म्स लॉ, अंडरटुक फर्दर लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन। ये फेज इस चीज को भी दर्शा रहा था कि इंदिरा गांधी ने बहुत सी पॉलिसीज लॉन्च करी है, लैंड रिफॉर्म्स किया है और भी लॉज लाए हैं। तो इंदिरा गांधी को ना एक अपने आप में कॉन्फिडेंस था कि आज इलेक्शन अगर हो जाए ना तो भाई बिग विक्ट्री होगी हमारी, और शायद ऐसी हो जाए कि लास्ट 3 इलेक्शन में भी इतनी नहीं हुई हो। इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस था, राइट। इन ऑर्डर टू एंड हर डिपेंडेंस ऑन अदर पॉलिटिकल पार्टीज, strengthen her party's position in the parliament and seek a popular mandate for her programs, Indira Gandhi government recommended the dissolution of the Lok Sabha December 1970। फिर फाइनली इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया दिसंबर 1970 में कि हम लोकसभा को डिसोल्यूट करेंगे, लोकसभा को भंग करेंगे, खत्म करेंगे। ये पता नहीं आज हमारे सपोर्टर्स हमारे साथ आगे खड़े रहे ना, अब हम री इलेक्शन करते हैं, हमें इतना विश्वास तो है कि जनता जनार्दन हमारा सपोर्ट करेगी, हमारी पॉलिसीज में जो इतना दम है, राइट। तो दिस वाज अनदर सरप्राइजिंग एंड बोल्ड मूव, ये अनदर सरप्राइजिंग था, राइट। उसके बाद फाइनली 5th जनरल इलेक्शन होल्ड होता है लोकसभा का, फाइनली फरवरी 1971 में, जिसमें कांग्रेस अपनी पोजीशन को क्या कर लेती है, रीस्टोर, राइट। तो अब इलेक्टोरल कंटेस्ट क्या था इस चीज को समझेंगे। द इलेक्टोरल कंटेस्ट अपीयर टू बी लोडेड अगेंस्ट कांग्रेस आर। तो इलेक्शन का जो पूरा इलेक्टोरल कंटेस्ट था वो कांग्रेस आर के खिलाफ था, राइट। आफ्टर ऑल द न्यू कांग्रेस वाज जस्ट वन फैक्शन ऑफ एन ऑलरेडी वीक पार्टी। Everyone believed that the real organizational strength of the Congress party was under the command of Congress को। हर किसी का भरोसा था कि जो भी रियल कांग्रेस है वो उसके अंडर है। इलेक्टोरल कंटेस्ट था ये, अभी आउटकम तो आया नहीं, राइट। अब बातें जितने मर्जी कह लो, टू मेक मैटर्स वर्स फॉर इंदिरा गांधी ऑल द मेजर नॉन कम्युनिस्ट नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज फॉर्म्ड एन इलेक्टोरल अलायंस नोन एज ग्रैंड अलायंस। होता यह है कि जो कांग्रेस ओ थी उसने क्या करा, अपोजिशन पार्टीज के साथ मिलकर अपोजिशन पार्टी साथ में मिलकर एक ग्रैंड अलायंस बनाते। क्या बनाते हैं? ग्रैंड अलायंस, जैसे आज के टाइम पे इंडिया अलायंस, राइट। तो सारी अपोजिशन पार्टीज ने मिलकर ग्रैंड अलायंस मतलब फॉर्म किया। द संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल केम टुगेदर अंडर दिस अम्ब्रेला। मतलब कि कांग्रेस ओ के अंडर में ये छोटे छोटी पॉलिटिकल पार्टीज, छोटी नहीं थी, सारी बड़ी पार्टी थी, ये आई। और द रूलिंग पार्टी हैड एन अलायंस विद द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और जो रूलिंग पार्टी कांग्रेस आर थी, इंदिरा गांधी जी की, उसने अलायंस मतलब कौन किसके साथ ज्वाइन किया, मतलब किसके साथ? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, राइट। आई होप आपको समझ आ गया हो इलेक्टोरल कंटेस्ट, राइट। जो रूलिंग पार्टी थी उसने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ अलायंस बनाया, राइट। तो अब हम समझेंगे इंदिरा गांधी जी की स्ट्रेटेजी क्या थी। अब आप समझना ध्यान से, द ग्रैंड अलायंस डिड नॉट हैव अ कोहेरेंट पॉलिटिकल प्रोग्राम,
जो ग्रैंड अलायंस था ना उसके पास कोई भी कोहेरेंट प्रोग्राम नहीं था गाइस, राइट? इंदिरा गांधी said that the opposition alliance had only one common program, that is इंदिरा हटाओ। और भाई इंदिरा गांधी जी ये कह रही थी कि ग्रैंड अलायंस के पास ऐसे तो कोई कोहेरेंट प्रोग्राम है नहीं, लेकिन एक चीज उनके पास है, एक कॉमन प्रोग्राम, दैट इज इंदिरा हटाओ, इंदिरा को हटाओ, राइट? इन कंट्रास्ट टू दिस, she put forward a positive program captured in the famous slogan that is गरीबी हटाओ। अब इसी के कंपैरेटिवली इंदिरा गांधी जी ने एक पॉजिटिव स्लोगन लॉन्च कर दिया कि ठीक है, तुम्हारा एक कॉमन प्रोग्राम इंदिरा हटाओ है ग्रैंड अलायंस का, हमारा एक कॉमन प्रोग्राम नहीं, एक पॉजिटिव स्लोगन गरीबी हटाओ। तो अब आप खुद सोचो कि जनता किससे इंपैक्ट हो, जनता किससे इंस्पायर होगी, किन से मतलब कह सकते हैं जनता को। तो आप खुद सोचो जनता को किस प्रोग्राम से इम्पैक्ट पड़ेगा। दिखती बात है, गरीबी हटाओ, जबकि बहुत बड़ा एक मुद्दा है हमारे देश का गरीबी, राइट? तो शी फोकस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ द पब्लिक सेक्टर। भाई ऑलरेडी ये पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ पे फोकस कर रही थी। imposition of ceiling on rural land holdings, urban property, removal of disparities in income opportunities, abolition of princely privileges। ऑलरेडी इंदिरा गांधी जी ने अपनी स्ट्रेटजीज में इन सारे प्रोग्राम्स को रखा था। अब भाई इन सब पर फोकस हो गया तो गरीबी हट जाएगी, राइट? अब पॉलिटिकल बेस कैसे तैयार करा इंदिरा गांधी जी ने? थ्रू गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ट्राई टू जनरेट अ सपोर्ट बेस। गरीबी हटाओ के थ्रू इंदिरा गांधी जी ने ट्राई किया कि एक सपोर्ट बेस जनरेट करेंगे अमंग द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, स्पेशली अमंग द लैंडलेस लेबरर्स, दलित्स, आदिवासी, माइनॉरिटीज, वुमेन, अनएम्प्लॉयड, यूथ। जब ये सारे मिलकर अकोमोडेट हो जाएंगे ना और हम एक स्लोगन देंगे गरीबी हटाओ का, उसके जरिए ना हम जरूर एक सपोर्ट बेस बना पाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना पाएंगे, पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग बेस। जब भी बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे अच्छा चलेगा, राइट? So the slogan of Garibi Hatao and the programs that followed it were part of Indira Gandhi political strategy of building an independent nationwide political support base। जो स्लोगन था इंदिरा गांधी जी का गरीबी हटाओ, वो एक पार्टी था, पॉलिटिकल एक स्ट्रेटजी का इंदिरा गांधी की, और इसी के जरिए मतलब ये एक बेस तैयार कर पाई थी, सिंपल। तो आई होप आपको समझ आ गया हो इंदिरा गांधी जी की स्ट्रेटेजी, अच्छे से याद रखो यार बस, राइट? अब हम आउटकम की बात करेंगे। देखो चैप्टर खत्म होने वाला है, बस थोड़ा सा समय और दो, The results of the Lok Sabha election 71, Congress or CPI alliance won more seats and votes than the Congress had ever won in the first 4 general election। ओए होए 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 भाई 11वीं तक 11 तक पॉलिटिकल साइंस में 50 आ रहे थे और 12th में 100 आ गए। तो मजा नहीं आएगा तो क्या आएगा भाई, डांस नहीं करेंगे तो क्या, राइट? तो यहाँ पर वो हो गया जो लास्ट 4 जनरेशन में सीट्स वॉन नहीं करी थी, उससे कई ज्यादा यहाँ कर ली इंदिरा गांधी जी ने। वही बात है ना, वो मेक श्योर थी जीतने के लिए, यहाँ बस इलेक्शन करा दो भाई, जनता हमारे साथ है, हमारे अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ है, राइट? द कांग्रेस आर एंड सीपीआई टुगेदर वॉन 375 सीट। अगर हम कांग्रेस आर को इंदिरा गांधी सीपीआई के साथ काउंट करें तो 375 सीट जीती थी लोकसभा इलेक्शन में, जिनमें 48.4% वोट शेयर था, और इंदिरा गांधी आर इटसेल्फ वॉन ओनली 352। मतलब 375 सीपीआई के साथ थी, 352 अकेले अपने दम पे विद 44% वोट शेयर। 44% इंदिरा गांधी ने अपने दम पे जीते, बाकी भाई सीपीआई के थे, तो टोटल 48.4%। तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, अब मेजोरिटी में नहीं है, स्पेशल मेजोरिटी में, समझो, राइट? सो कंट्रारी, अब हम थोड़ा कंपैरिजन करें इसी को कांग्रेस ओ से, विद सो मैनी स्ट्रॉन्ग लीडर्स, जिसमें बहुत तगड़े तगड़े लीडर्स थे, वुड विन ओनली 16 सीट्स। भाई वही हाल हो गया जो फर्स्ट इलेक्शन में अपोजिशन का था, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का, राइट? एंड गॉट लेस देन 1/4 ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय इंदिरा गांधी पार्टीज। 1/4 भी नहीं ले पाए। अरे भाई 1/2 नहीं तो 1/3 तो लेते, आप तो 1/4 भी नहीं ले पाए, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। कोहेरेंट प्रोग्राम एक ही था इंदिरा हटाओ। भाई आज के डेट में अगर कोई अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी वाला इस मुद्दे से लड़े कि हम मोदी हटाएंगे, मोदी जी हटाएंगे, तो भाई जनता उन्हें मारेगी, पकड़ के मारेगी, इनको जवाब तो दे देगी, यही जवाब है, सिंपल।
With this, the Congress party led by Indira established its claim of being the real Congress and restored its dominant position in Indian politics. फाइनली इंदिरा गांधी जी अपनी पोजीशन को, अपनी कांग्रेस पार्टी को रिस्टोर करने में सक्सेसफुल हो पाई थी 1971 के इलेक्शन से. एंड ग्रैंड अलायंस ऑफ द अपोजिशन फेस्ड अ मैसिव फेलियर, बिल्कुल फेलियर थे. दे ऑल टुगेदर वर लेस देन 40 सीट्स, टोटली 40 सीट से भी कम थी. राइट, समझ आ गया 1971 का इलेक्शन आउटकम, इंदिरा गांधी की स्ट्रेटेजी, रिस्टोरेशन. राइट, अब थोड़ा रिस्टोरेशन की तरफ नजर मार लेते हैं, लास्ट टॉपिक है, चैप्टर खत्म हो जाएगा. रिस्टोरेशन मतलब द पार्टी ऑक्यूपाइड सिमिलर पोजीशन, पार्टी ऑक्यूपाई करने में सक्सेस हुई थी अपनी वही पोजीशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी एज इन द पास्ट, जो पुरानी थी वही पोजीशन दोबारा ऑक्यूपाई करने में सक्सेस हो पाई. बट इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पार्टी, लेकिन अब जो है पार्टी के अंदर कुछ डिफरेंसेस थे. राइट, इट रिलाइड एंटायरली ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ द सुप्रीम लीडर. अब जो है सुप्रीम लीडर की पॉपुलैरिटी है इंदिरा गांधी ऑब्वियसली. इट हैड अ समवॉट वीक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. दिस कांग्रेस पार्टी नाउ डिड नॉट हैव मैनी फैक्शंस. अब की जो कांग्रेस पार्टी है ना, इसके कई सारे फैक्शंस नहीं थे. thus it could not accommodate all kinds of opinion and interest. जैसे कांग्रेस पहले एज अ सोशल आइडियोलॉजिकल कोलिजन्स थी ना, अपने डिफरेंट डिफरेंट फैक्शंस थे. अब की जो कांग्रेस है, रियल कांग्रेस इंदिरा गांधी जी, इसमें अलग अलग फैक्शंस नहीं थी. राइट, ये डिपेंड थी मोर ऑन सम सोशल ग्रुप्स, कुछ सोशल ग्रुप्स पर, लाइक पुअर, वुमेन, दलित, आदिवासी एंड माइनॉरिटीज. इज दैट क्लियर? याद रखना, दिस वाज अ न्यू कांग्रेस, ये न्यू कांग्रेस थी, रियल कांग्रेस भी थी, that had emerged. Thus Indira Gandhi restored the Congress system by changing the nature of the Congress system itself. सक्सेस हो पाई अपने कांग्रेस के नेचर को चेंज करने में भी. क्या चेंज करा? आइडियोलॉजिकल सोशल कोलिजन नहीं था अब भाई, फैक्शंस अलग अलग नहीं थे. पहले लेफ्टिस्ट राइटिस्ट सब अलग अलग थे, अब हम खुद ही. सिंपल. राइट, while the Congress consolidated its position and Indira Gandhi assumed a positive of unprecedented political authority, space for democratic expression of people's aspiration actually shrank. अब आप एक चीज समझो, कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस ने 71 में रिस्टोर तो कर लिया. राइट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो दिखाई दे रही थी, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आगे अभी और बढ़ रही थी. अभी भी बढ़ रही थी, आगे भी बढ़ेंगी, नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे. द पॉपुलर अनरेस्ट एंड मोबिलाइजेशन अराउंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन कंटिन्यूड टू ग्रो. ये चीज मतलब कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही थी. राइट, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेटिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस और भी सिचुएशंस. राइट, वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम ही द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर है. राइट, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, यू विल रीड अबाउट हाउ दिस लेड अ पॉलिटिकल क्राइसिस. पॉलिटिकल क्राइसिस कैसे मतलब देखा जाता है, दैट थ्रेटेंड वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इन द कंट्री. और देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एग्जिस्ट है ना अभी, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे उसमें प्रॉब्लम्स आती है और कैसे कुछ प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में हमारी डेमोक्रेसी सक्सेस नहीं हो पाती. जिसमें सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, इलिटरेसी. राइट, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर जब वन शॉट में लेकर आएंगे तो इसी तरह से लेकर आएंगे. दैट इज ऑल फॉर माय साइड, एंड this was all about the challenges to end restoration of Congress system. Thank you so much for watching. God bless you all.